में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार में ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर थे और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी साफ दिख रहा है और आज लगातार तीसरा सत्र है कमजोरी का। निफ्टी में इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर कारोबार हो रहा है। 100 अंकों से ज्यादा की नरमी है। 17,124 का स्तर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। इसके अलावा सेंसेक्स है तकरीबन 400 अंक नीचे और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी राहत हम देख रहे हैं, लेकिन 150 अंकों की नरमी वहां पर भी है। इंडिया विक्स से 20 के आसपास 2% ऊपर। अगर हम शेयरों की बात करें तो जो खपत वाले शेयर हैं आज वहां पर थोड़ी सी बाइंग लौटी है। एशियन पेंट से आज निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा ब्रिटानिया नेस्ले में भी थोड़ी हल्की सी बाइंग आ रही है। लेकिन दूसरी ओर आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि टीसीएस के नतीजों के बाद थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है। खासतौर से टीसीएस इस वक्त 2% नीचे है। दिन के निचले स्तरों के आसपास नतीजे अच्छे आए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर, डील को लेकर और जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर अभी चिंता बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं शेयर पर हावी होता दिख रहा है। 2% की कमजोरी, 3,058 रुपए के आसपास टीसीएस का शेयर कर रहा है ट्रेड। सवाल ये कि आखिरी के अब यहां से जो दिन भर का कारोबार है वहां पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आईटी स्टॉक्स में क्या ये जो गिरावट है, या फिर अब नजर होगी इन्फोसिस के नतीजों पर, 13 तारीख को उसके नतीजे आएंगे, उसके पहले आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए पूरे के पूरे आईटी स्पेस में, ये भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आसानी से आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया और अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन। कुणाल और अभिषेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले कुणाल आपसे जानना चाहेंगे, आज शुरुआत जहां पर हुई बाजार वहां थोड़ा सा और कमजोर हो रहा है, 17,100 के आसपास है। आईटी दिग्गज से, टीसीएस से प्रेशर बन रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ फार्मा स्टॉक्स भी बाजार को कमजोर करने काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज या फिर डीवीज, वहां पर 2 से 3% के आसपास की कमजोरी है। आज का सत्र कुणाल आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि बाजार की रेंज क्या होगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी हमने एक रुझान देखी और रुझान के बाद ये मार्केट एज ऑफ नाउ साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो प्रेजेंटली 17,127 का स्पॉट लेवल चल रहा है और अब देखिए तो एक ब्रॉडर 100 से 150 पॉइंट की एक रेंज बन चुकी है और यही रेंज में आई थिंक एक टाइम करेक्शन एज ऑफ नाउ दिख रहा है। और अगर आप हम नियरेस्ट टॉप और बॉटम को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है जो करीब करीब टाइम करेक्शन दिखा रहा है। तो अगर स्पॉट हम फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो 17,075 का बॉटम है और 17,280 का अप्रोक्सीमेटली टॉप बनेगा। ये 200 पॉइंट के सीमित दायरे में कार्य काम हो सकता है। अगर हम आईटी दिग्गज की बात करें तो यस, रिजल्ट आने के बाद भी हमने थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए देखा है टीसीएस में। अगर आप पूरे सेगमेंट की बात करें तो एक साइडवेज और नेगेटिव लेग क्लस्टर बिहेवियर ये पूरे सेगमेंट में करीब करीब 2 महीनों से चल रहा है। बॉटम ब्रेक नहीं हो रही है बट मोमेंटम भी पिकअप नहीं हो रहा है। तो ये बेस फॉर्मेशन तो रेडी है। अब हमें ये देखना होगा कि अब कब ये मोमेंटम पिकअप हो और जैसे मोमेंटम पिकअप होता है आई थिंक टीसीएस कैन बी द लीडर एंड देन फॉलोड बाय एम्फासिस एंड अदर मिड कैप काउंटर्स। ठीक है, तो ये तो नज़रिया था मार्केट्स पे और साथ ही आईटी स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहे हैं, पर इसके बाद जहाँ पे भी एक रीबाउंड देखने को अगर मिला तो टीसीएस जो है पूरे आईटी पैक में से लीड करता हुआ नजर आएगा। ऐसी राय हमारे एनालिस्ट की निकल कर आ रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको सवाल पूछना है और इसी श्रेणी में हमारा पहला सवाल आ चुका है। रजत सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है हमें। ये बैंकिंग लीडर एसबीआई पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1100 शेयर्स है और बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है। और अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 200 रुपए पे इन्होंने 1100 क्वांटिटी उठाई है और काफ़ी अच्छा रिटर्न हो चुका है। पर जिस तरीके से अभी पूरा मार्केट एक करेक्शन दिखा रहा है ऊपरी स्तरों से, एसबीआई में इतना करेक्शन नहीं आया है, पर क्या यहाँ पे इन स्तरों पे कुछ आप प्रॉफिट बुकिंग की राय देंगे? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग अगर आपका आपने जब 200 रुपए में लिया है तो बहुत ही अच्छे भाव पे लिया है, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा। उसके अलावा मेरा ये व्यू है कि अगर आप लेना चाहते रखे रहते हैं तो रखे रहिए। एसबीआई बेलवेदर स्टॉक है। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आपको, आप चाहें तो ट्रेलिंग बेसिस पे 500 करीब का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बिकॉज
स्टॉक में काफी अच्छा फंडामेंटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी अगर स्टॉक का देखेंगे तो मैं एनआईएम वगैरह में यहाँ से स्टेबल का मैनेजमेंट ने कॉल दिया है राइट नाउ, और अभी एसेट क्वालिटी प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 से 6 महीना हो सकता है कंसोलिडेशन का फेस हो, बट इंडिया का बैंकिंग में ये बेलवेदर स्टॉक है और ये डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पंजाब से मधुसूदन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मधुसूदन जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना है आपको? सर मेरे पास तो जो पीरामल इंटरप्राइजेज के शेयर हैं जी अभी तो मैं काफी लॉसेज में चल रहा हूँ उसको। मधुसूदन जी, आपने कब लिए थे? आपका भाव तो 960 का है और आप देखिए 817 पर ट्रेड कर रहा है। खरीदे आपने कब थे ये? 2-3 महीने पहले। तो आपने ट्रेड के लिए लिया था या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर लिए थे और प्रति शेयर अब तकरीबन 140 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस, अभिषेक क्या राय होगी आपकी? समय इसको अभी और देना चाहिए क्या? डेफिनेटली देना चाहिए। ये हो सकता है कि इस क्वार्टर में पहला एक तो सबसे बड़ी बात है कि राइट नाउ ये स्टॉक में फॉल आने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है, कुछ फार्मा फंड्स हैं जिन्होंने डीमर्जर के पहले लिया था और उसके बाद इसमें हमने देखा है कि थोड़ा बहुत स्टॉक में सेलिंग आया है राइट नाउ, तो फार्मा फंड्स की भी सेलिंग आई है। उसके अलावा जैसे नोएडा में अभी जो सुपरटेक करके कंपनी है वहां पे इनका थोड़ा इन्होंने एक्सपोजर है, तो इस कारण से स्टॉक में मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, इसी कारण से स्टॉक में थोड़ा सेलिंग आया है। मेरा ये व्यू है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप 780 से 800 रुपए के आसपास में आप ऐड भी कर सकते हैं और इसमें बनाए रहिए, आपको अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप पिरामल एंटरप्राइज में बने रह सकते हैं। अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसके पीछे के कारण भी आपको अभिषेक जी ने बताए, बट फिलहाल आपको होल्ड करने की ही राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से हमारे अगले कॉलर प्रवीण कुमार फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग प्रवीण, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? मुझे ये पता करना था जी कि मेरे पास जेपी एसोसिएट के मैंने कल 25,000 शेयर लिए थे। ओके। 1190 के रेट पर। तो मैं अभी उसमें प्रॉफिट में हूँ, बट मैं चाहता हूँ और रुका रहा हूँ या उसे सेल आउट कर दूँ? ओके, कल 25,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 11 रुपीज़ 90 पैसे पे और आज भी हम देख रहे हैं कि कल 3.5% की यहाँ पे बढ़त है। कल भी खबर के चलते यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि जो इनका सीमेंट का कारोबार है उसको अब अदानी ग्रुप खरीद सकता है, ऐसे हमें सूत्रों के हवालों से खबर प्राप्त हुई थी। स्टॉक में ज़बरदस्त रिएक्शन था और आज वो मोमेंटम कैच करते हुए हम देख पा रहे हैं। पर अभिषेक जी, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, खबर तो पॉजिटिव है क्योंकि काफ़ी कर्ज है कंपनी पे, कारोबार इनका ठीक नहीं चल रहा था, अब अदानी ग्रुप आके इनको टेक ओवर कर सकता है, इनका सीमेंट कारोबार ले सकता है। और इस खबर के दम पे जो प्राइस एक्शन था वो काफ़ी पॉजिटिव था, बट जिस तरीके का वॉलेटाइल एक्शन हम देखते हैं इस काउंटर में, और क्योंकि ये काफ़ी पेनी स्टॉक है, इतने प्रॉफिट के बाद क्योंकि क्वांटिटी इन्होंने ज़्यादा ले ली है 25,000 रुपये, एक दिन के अंदर जो इनको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे आप मुनाफा वसूली की इनको राय देंगे या बने रहें? मेरा ये व्यू है कि ये जो न्यूज आ रही है राइट नाउ, अगर ये सीमेंट कारोबार बेचते थे, आप देखिए कि जो 5,000 करोड़ है राइट नाउ, इसमें कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ करीब का डेट है राइट नाउ, तो वो डेट कम होगा। ये वैल्यूएशन वाइज आई डोंट नो कि कितना इसमें इम्पैक्ट आएगा। तो अगर इसमें ये जो न्यूज आ रही है उसके बाद बिजनेस में क्या रहेगा वो काफी देखने की बात है। ये आप फंड के हिसाब से रखिए, मैं इस पर कोई भी राय देने से दूर रहूंगा इसमें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड है। अगर होता है तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ से हो सकता है आपको 30-40% के रिटर्न मिल सकते हैं, बट आई वुड अवॉइड एंड गिविंग एनी रिकमेंडेशन ऑन दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। और ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसमें सीमेंट के बाद जो बिजनेस बचेंगे उसमें इनका स्टिक, जो उनकी ग्रुप कंपनीज में स्टेक है जो ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग में है राइट नाउ। तो और ये जो डील्स है आजकल, मेरा ये व्यू है कि रादर देन बाइंग ऑन एचओएस, अगर आपको कंफर्मेशन हो तभी बाय कीजिए और अपने स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, बिकॉज ये स्टॉक्स में हमने देखा है कि एग्जिट्स भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें काफी बड़ा लॉस उठाया है। और मेंटेन यही व्यू करूंगा कि
इसमें फंडामेंटली मेरे को ऐसा कोई ट्रिगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस भाव में भी नहीं लग रहा है, तो मेरा ये अवॉइड रहेगा एट इस पे व्यू। अभिषेक तो निकल जाए इसको बेच के अब व्यू यही है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर रखिए, अगर आप 1190 का जो भी है राइट नाउ, बिकॉज ये ट्रेडिंग स्टॉक फंड है, अगर न्यूज आता है तो उसके बाद हो सकता है एक बाउंस और आ जाए। तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा अगर मैंने बोला और ये स्टॉक में मूवमेंट आया तो इसलिए व्यू यही है कि आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखिए, साले जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के सबसे स्टॉप लॉस मेंटेन कर रखिए। मैं इसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों में अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, जेपी एसोसिएट्स को आपको फायदा तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेल करते जाइए, थोड़ा ऊपर करते जाइए और उसके हिसाब से आप अपने पोजीशंस को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली अब कुछ खास बचा नहीं है और न्यूज़ के ट्रिगर पर यह शेयर फिलहाल चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। दिनेश पुरवाल जी का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है टेस्टी बाइट की 3 शेयर 13,300 रुपए के भाव पर। कुणाल, आपसे राय चाहेंगे। अब तो हमें पता नहीं है कि इन्होंने कब शेयर खरीदे हैं और इनका नज़रिया कितनी अवधि का है, लेकिन 18,000 रुपये के आसपास तक शेयर ये गया था लास्ट ईयर, वहाँ से गिर के इस साल 8,000 रुपये के भी स्तर देखे और अब 12,000 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। टेस्टी बाइट हालांकि काफ़ी, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो महंगा स्टॉक है, लेकिन क्या टेक्निकल्स आपको लगता है कि कम से कम इनके भाव तक ये कब तक आएगा, आपको कुछ अंदाजा? तो अभिषेक, ओवरऑल अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जनवरी से लेके अब तक ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है और 13,500 से लेके 11,500 की रेंज में चल रहा है। तो जैसे ये 13,500 का रेंज क्रॉस करेगा, आई थिंक इसमें 19,000 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं, बिकॉज एक स्टेडी डिक्लाइन के बाद ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में गया हुआ है। सो हमारे व्यूअर्स को एडवाइस होगा कि अगर पोजीशन होल्ड करने की कैपेसिटी है तो सी देखिए ये काउंटर ओवरऑल स्टेबल है और मैसिव कुछ नेगेटिव एज ऑफ नाउ इसमें दिख नहीं रहा है। सो येस, आई वुड सजेस्ट अ होल्ड एज ऑफ नाउ। 13,500 के ऊपर अगर जाता है और अगर बाइंग करने की कैपेसिटी है तो वहां पे थोड़ा और भी ऐड करिएगा। आई थिंक 17,500 18,000 तक के लेवल्स हमें बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं, बट ये रेंज ब्रेक हो उसके बाद ही नई पोजीशन बनाने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो अभी रेंज बाउंड ट्रेड टेस्टी बाइट्स में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको होल्ड करना है 13,500 के ऊपर, 13,500 के ऊपर अगर ये काउंटर जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप होते हुए आप देख सकते हैं। फिलहाल इसे होल्ड करे रहिए। अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से भूपेंद्र सिंह जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? हेलो जी भूपेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, प्राइस कॉल लिए हैं 184 पे 100 शेयर। ओके, 184 पे इन्होंने 100 शेयर बाई किए हैं प्राइस कॉल के। और अभिषेक जी, कैश मार्केट का काउंटर है, एक बार आपसे ही समझेंगे क्या कुछ ट्रिगर्स हैं कंपनी के आगे फंडामेंटली और क्या वो स्टॉक प्राइस को सपोर्ट कर पाएंगे क्या? क्योंकि पिछले एक महीने में करीब 17% की इस काउंटर ने तेज़ी दिखा दी है और पिछले एक साल में 90% का जंप, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है ये शेयर। पर क्या इतने अच्छे रनअप के बाद भी, क्योंकि नया ऑल टाइम हाई काउंटर लगातार मारे ही जा रहा है, पर क्या इसमें भरोसा अभी भी कायम है और अगर हाँ तो कौन से टारगेट्स आप ध्यान में रखें? तो इसका अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक में राइट नाउ, अभी अगर देखेंगे तो ये जो बिजनेस है इनका लार्जली जो बिजनेस है, सबसे बड़ा जो बिजनेस है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आप स्पीडोमीटर सेगमेंट है वहाँ पे ये मार्केट लीडर हैं। और अभी आप ये कंपनी अगर देखेगी तो इट्स लाइक ईवी प्रूफ बिजनेस है, यानी कि ईवी में भी प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी राइट नाउ। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि एक मैनेजमेंट अपना स्टेक बेच सकता है, तो उस कारण से थोड़ा बहुत इसमें स्टॉक में अभी तेजी आई थी। इन्होंने अभी टेलीमेटिक्स और इसमें पंप सेगमेंट में भी जो लार्जली जो उसमें यूज होता है, लार्जली ऑन द टू व्हीलर साइड में इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और इनका अगर आप देखेंगे राइट नाउ फ्यूल पंप वगैरह में इनका प्रोडक्ट अगर आप टू व्हीलर्स में देखेंगे तो टीवीएस और कुछ अदर कंपनीज में भी जाता है। तो मेंटेन यही है कि आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए। मैं इस लेवल पे एंट्री तो रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा ये व्यू है कि आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं और 220-225 लेवल पे अगर चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है उस लेवल पे। ठीक है, प्रिकॉल में बने रहने की सलाह है। 220 से 225 के दायरे में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है अभिषेक की। शिवा हमारे साथ है बेंगलुरु से फोन लाइन पर। शिवा नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, शिवा से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल हमारे पास ज़रूर आ गया। इनके पास है डॉक्टर रेड्डीज़ की
80 शेयर 4,962 रुपए के भाव पर। इस पर कुणाल आपसे व्यू जानना चाहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज हमने देखा है कि आज ये शेयर निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है और इसके अलावा कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं फार्मा के जहां से प्रेशर बन रहा है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज 3,500 रुपये से चल चल के धीरे धीरे स्टॉक ये 4,500 रुपये के आसपास अब ये कोशिश कर रहा आने की। आपको लग रहा है कि थोड़े से चार्ट्स की जो फॉर्मेशन है वो तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में है डॉक्टर रेड्डीज की? अभिषेक, जैसे आपने लेवल्स बताए बहुत ही बेहतरीन बताए। इनफैक्ट 4,500 का ही इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जो है वो करीब करीब अप्रैल 2021 से लेके अब तक है। पहले ये एक सपोर्ट हुआ करता था और जब से प्राइस इसके नीचे गया है 4,500 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना है और हम इसे टेक्निकल में कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा है। तो 4,500 का लेवल है जो हमें ध्यान में रखना होगा। ये काउंटर जिस दिन 4,500 के ऊपर सस्टेन करता है और 1 या 2 दिन तक अगर क्लोजिंग देता है, इट कैन बी अ वंडरफुल काउंटर टू ऐड। अदरवाइज जैसे आपने रेंज बताई 3,800 से 4,500 के बीच में ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। 3,800 के करीब करीब बाइंग करें और 4,500 के करीब एग्जिट करें। आई थिंक ये एक ट्रेडिंग रेंज है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। पोजिशनली 4,500 के ऊपर ही इसमें तेजी बन पाएगी। ठीक है, तो पोजिशनली 4,500 का स्तर जो है आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर ही तेज़ी की उम्मीद करें। फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको राय मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक व्हाट्सएप क्वेरी आई है। प्रमोद मित्तल जी का सवाल है, ये औरोबिंदो फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। एक और फार्मा काउंटर 3,500 शेयर्स हैं इनके पास और 577 जो है इनकी बाइंग प्राइस है और काफ़ी अच्छा नुकसान हो रहा है इनको, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक प्राइस करेक्शन तो नहीं हुआ है पर क्वांटिटी इनके पास ज़्यादा है, तो इसके चलते नुकसान भी भारी भरकम हम देख पा रहे हैं। पर अभिषेक जी आपसे एक बार समझेंगे। देखिए मार्केट में हाल फिलहाल पिछले 15-20 दिन की बात करें तो करेक्शन का दौर तो जारी था, पर फार्मा काउंटर्स थोड़ा सा रिजिलियंट हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक डिफेंसिव प्ले ले लीजिए, उसके चलते शायद इन्वेस्टर्स का रुझान वहाँ पे था। कुछ काउंटर्स जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर चलते हुए दिख रहे थे, पर औरोबिंदो फार्मा अगर कोविड काल के बाद से लेकर अब तक देखें तो काफ़ी करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी बहुत रिकवरी इसने निचले स्तरों से नहीं दिखाई है। पर आपकी क्या राय रहेगी इनके लिए? 577 पे इन्होंने एंट्री ली है, क्या बने रहे? क्या उम्मीद है ये स्तर आने की? मेरा ये व्यू है कि अगर आपने 570 पे लिया है तो ये लेवल डेफिनेटली आ सकता है। डेफिनेटली अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे राइट नाउ, तो बीच में ऐसा न्यूज आया था कि वो अपना इंजेक्टेबल बिजनेस बेचने में इंटरेस्टेड है और इसके कारण से मार्केट में एक्सपेक्टेशन द स्टॉक ने 650 700 का हाई भी बनाया था। अगर आप देखेंगे कोविड के बेनिफिट और यूएस में अभी भी बेस बिजनेस में प्रेशर है राइट नाउ, तो अगर आपको व्यू यही है कि अगर इसमें इस लेवल पे मैं वीकनेस तो नहीं बोलूंगा, बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली, बिकॉज जिस हिसाब से बायोसिमिलर्स वगैरह में अभी इन्होंने पुश किया है राइट नाउ, और नाउ दे हैव बिकम लाइक इन इंडिया, बायोसिमिलर्स में इंडिया की नंबर 2 कंपनी हो चुकी है राइट नाउ। तो इस और अभी इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि मॉलिक्यूल्स में है राइट नाउ, और जो मॉलिक्यूल्स है लार्जली इंजेक्टेबल साइड में है, प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल में है, वहां पे भी इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा इनका WHO का बिजनेस भी है जो एक स्टडी है राइट नाउ, और जिनका बायोसिमिलर प्रोडक्ट का मैनेजमेंट ने आके बोला था कि कॉल पे भी कि दे आर जो इनके प्रोडक्ट रेंज होंगे उनकी अपॉर्चुनिटी विल बी ओवर $50 बिलियन हैं जो आगे जाके प्रोडक्ट आएंगे। तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। आई वोंट रिकमेंड ए सेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप चाहें तो 470 और 480 के बीच में अगर मिलता है स्टॉक तो डेफिनेटली एवरेज भी किया जा सकता है। ठीक है, 470 और 480 की रेंज में अगर ये शेयर मिले तो आपको एवरेजिंग करने की सलाह है, आपको वहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अभिषेक। आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु से राजेश्वरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजेश्वरी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी, आई हैव महाराष्ट्र सीमलेस 600 शेयर्स एट 820 रुपीज। आपने हाल फिलहाल शेयर खरीदे हैं राजेश्वरी? ये नहीं सर, 2 months बैक इन अगस्त। 2 महीने पहले की खरीद है और 820 वाला 815 का ये शेयर इनके पास है। थोड़ा सा हमने देखा हल्की सी उतार चढ़ाव तो इसमें हुई है, लेकिन
उनके भाव पे ही है अभी। महाराष्ट्र सीमलेस कुणाल, अगर इसके अगर हम देखेंगे तो 450 रुपये से ये शेयर चढ़ के 850 रुपये का हो गया, डबल हो गया। अगर हम साल भर की ही ड्यूरेशन की बात करें तो थोड़े से ऊपर के भाव पर राजेश्वर ने ज़रूर लिए हैं, लेकिन क्या ये जो तेज़ी इसमें बनी है अभी और एक्सटेंड होगी या फिर अब अपने रेजिस्टेंस के आसपास है शेयर ये? तो अभिषेक, इनकी एंट्री जहां हुई है, आई थिंक वहीं पे एक बड़ा सा ट्रेंड एंड हुआ था और वहीं से थोड़ा सा डिक्लाइन भी हमने देखा था। अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो जून 2022 की ये काउंटर की बॉटम है 550 की, और वहां से लेके ये 850 तक चला था। हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे थे और वहीं जाके ट्रेंड खत्म हुआ और वहां से हमने थोड़ा सा करेक्शन देखा है। सो यस, फॉर टाइम बीइंग 775 से लेके 825 का एक जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस बन के तो काम करेगा। बट जब ये काउंटर्स ट्रेंडिंग काउंटर्स होते हैं तो इसमें टाइम करेक्शन में हम जनरली पोजीशन होल्ड करने की सलाह देते हैं। रीजन बीइंग, हमें नहीं पता कि ये साइडवेज करेक्शन कब कंप्लीट होगा और नई रुझान कब शुरू होगी। तो एज ऑफ नाउ होल्ड करिए। ये काउंटर का फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और इनफैक्ट अगर आप ट्रेंड देखने जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। काउंटर अगर आपको 750 के लेवल पे मिल रहा है, कोई पैनिक आया और अगर मिल रहा है तो वहां पे डेफिनेटली खरीदारी करिए, बिकॉज ये ट्रेंड तभी भी पॉजिटिव ही होगा और इसे होल्ड करने की एज ऑफ नाउ सलाह बनेगी। 850 का लेवल जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा, उसके ऊपर इसमें नई रुझान शुरू हो सकती है। ठीक है, तो 850 का लेवल आपको वॉच करना है, यहाँ से ऊपर जा सकता है स्टॉक, पर फिलहाल आपको एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की ही राय मिल रही है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मुंबई से चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, स्वागत है 18 स्वदेश पे। बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास पीटीसी इंडिया के 27,500 शेयर है और एवरेज प्राइस है 80 रुपीज, और मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। ओके, लगभग मौजूदा स्तरों के आसपास ही इन्होंने 27,500 शेयर्स जो हैं अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि ये काउंटर जो है काफ़ी लंबे समय से करीब 55 से लेकर 111 112 तक की एक जो रेंज है वो कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है। और अभिषेक, एक बार आपसे समझेंगे, क्या लंबे समय के लिए इस काउंटर में बने रहें? क्या ये जो एक रेंज बाउंड हम मूव देख पा रहे हैं, क्या लंबे समय में रिवॉर्डिंग रहेगा? ये डेफिनेटली इस काउंटर पे आप बने रह सकते हैं। अगर आप देखेंगे राइट नाउ ये स्टॉक में करेक्शन आया है, और करेक्शन का एक रीजन ये भी था कि इसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, वहां पे लेके गवर्नमेंट का, वहां पे बीच में ऐसा न्यूज आया था कि भाई अगर गवर्नमेंट, वहां पे कुछ इश्यूज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और इसमें टेम्पररी क्लीन चिट मिल चुकी है। और मेरे को लगता है आगे जाके इसमें इस बार अब उस बिजनेस को रिव्यू भी करेंगे। राइट नाउ इन्होंने भी एक्सचेंजेस वगैरह में जो सेगमेंट में गए हैं, राइट नाउ पावर ट्रेडिंग में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है राइट नाउ, और इंडिया का 50 से 60% वॉल्यूम आज की तारीख में यही करती है, ये सी कंपनी में करते हैं राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको लेके रखना है, आप ये स्टॉक में बने रहिए, और मेरा यही रुझान रहेगा कि इसमें आपको आगे जाके अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यू आपके स्टॉक पर। लेकिन पैनेशिया बायोटेक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त मूव है। शुरुआत में 20% का सर्किट लगा था, वो सर्किट खुला, लेकिन अब फिर से ये 20% के सर्किट पर है। आप यूनिसेफ के साथ और एक और एजेंसी के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है और आज इसमें हम मूव देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि पैनेशिया बायोटेक के लिए जब भी कोई अच्छी खबर आती है, स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जब इन्होंने RDIF के साथ कोविड की वैक्सीन के लिए सप्लाई करार किया था, तो भी स्टॉक में बहुत तेज़ रिएक्शन आया था ऊपर की तरफ, और उसके बाद बिल्कुल सारी की सारी तेज़ी हवा हो गई थी। कुणाल, अगर किसी के पास पैनेशिया बायोटेक है या फिर इस तेज़ी को देखकर किसी को लालच आ रहा हो इस खबर के बाद, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? तो जैसे आपने सही बताया, काउंटर को देख के बहुत सारे लोगों को ऐसे लालच आ सकती है क्योंकि बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन से ये काउंटर बाहर निकल रहा है। बट अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इस काउंटर ने 2005 से लेके अब तक कोई खास मोमेंटम नहीं बताया है। जैसे आप बता रहे थे कि एक अच्छी सी अनाउंसमेंट आती है, काउंटर बहुत ही लंबा चल जाता है, तो यस, वैसे ही इस काउंटर में दिख रहा है। इसको कोई ट्रेंड नहीं है, बट नियर टू बॉटम अगर मिल जाता है और किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। इसका मेन रिवर्जन लेवल है 135 का। काउंटर एज ऑफ नाउ 160 पे चल रहा है और आज 20% प्लस में चल रहा है, और जब भी इसमें मोमेंटम आती है तो ये काउंटर 20% पे रुकता नहीं है।
ये हिस्ट्री बता रही है कि इसमें करीब करीब 50-60% की मूवमेंट आ जाती है। हाई रिस्क काउंटर है, अगर किसी में इस लेवल में बाय करने की क्षमता है तो डेफिनेटली करिए। ये काउंटर हमें शॉर्ट टर्म में 190 और उसके ऊपर 240 तक के लेवल्स दिए जा सकता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काउंटर में एग्जिट करनी बहुत जरूरी है। आप प्री डिफाइन कर लीजिए आपको कितना प्रॉफिट कमाना है इसमें और फिर ही इसमें एंटर करिए। अदरवाइज इसमें जैसे अभिषेक जी ने बताया, इसमें लालच होती रहेगी और ये काउंटर चलता रहेगा और सडनली लोअर सर्किट में भी आ सकता है। ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए गिरावट भी उतनी ही बड़ी फिर आती है, तो थोड़ा सा अपना जोखिम समझ के उसके हिसाब से अपनी रणनीति स्टॉक में आपको बनाना है। चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए आज क्या लेकर आए हैं आप, कौन सा टॉपिक है? देखिए, एग्री एक कमोडिटी में लगातार हम आजकल बता रहे हैं कमोडिटी की ABCD में, और आज हमने चुना है जीरा वायदा को। जीरा एक काफ़ी पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है एग्री वायदा का, और जीरे की अगर बात करें तो भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में अगर बात करें तो राजस्थान और गुजरात में यही मुख्य तौर पे यही दो राज्य जहां सबसे ज़्यादा जीरे का उत्पादन होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो टर्की, सीरिया और ईरान ये बड़े एक्सपोर्टर भी है, बड़े उत्पादक भी है दुनिया में। अब अगर यहाँ पे कारोबार इतना बड़ा हो रहा है और रबी सीजन की फसल है, तो इसके बुआई की अगर बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच आमतौर पर इसकी सोइंग होती है और 2 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है और फिर ये मार्केट में आ जाता है। अब कारोबार इसका इतना बड़ा है तो आपको हेजिंग के लिए प्राइस रिस्क में जो उतार चढ़ाव होते हैं, इसके लिए वायदा के कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है। NCDX पर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के विकल्प NCDX पर मौजूद है, आप जिसमें चाहे ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर इसके लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 30 का लॉट साइज है और 3 मीट्रिक टन का इसका ट्रेडिंग यूनिट है और टिक साइज 5 रुपए के आसपास का है। हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इसमें ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब भाव की बात करते हैं, यहाँ पर आपको अनिवार्य तौर पर डिलीवरी लेना ज़रूरी है। अगर भाव किन कीमतों पर किन बातों का सबसे ज़्यादा असर होता है, तो सोइंग और फ्लावरिंग से लेकर जितनी भी क्या स्थितियाँ उस वहाँ के किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, साथ ही उत्पादक जितने भी एरिया है वहाँ से किस तरह के उत्पादन के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट के किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, भारत से किस तरह की डिमांड है बाहर की कंट्रीज से, तो इसका भी काफ़ी असर होता है। साथ ही भारत की जो सरकार की जो पॉलिसी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, इसका भी काफ़ी कुछ असर होता है। तो कुल मिलाकर एक कारोबार काफ़ी बड़ा है, पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप जीरा कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए हेजिंग के लिए बेहतर टूल्स NCDX के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। वायदा को लेकर जो बारीक बातें हैं ये विश्वमोहन हमारे लिए लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इसकी जानकारी देने के लिए। पर चलिए फिर से आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अगले दर्शक का सवाल है जो कि इरफान अहमद है, रांची के रहने वाले हैं और ये भारत गियर्स पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 100 शेयर्स हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो काउंटर है बहुत ही अपमूव में है, स्ट्रॉन्ग अपमूव है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 240 इन्होंने हमें अपना प्राइस बताया है, पर शायद देखने में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई लगभग करीब 172 के आसपास ही है और ये तो नहीं पता कि अभी ये प्रॉफिट में है या नुकसान में है, पर उम्मीद है कि प्रॉफिट में होंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई ज़्यादा दूर नहीं है। पर अभिषेक आपसे एक बार समझेंगे कि क्या राय रखते हैं आप भारत गियर्स पे, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूव हमने इस काउंटर में देखा है और क्या आगे के लिए भी ये चाल कंटिन्यू होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, इसका जो है भारत गियर का अगर आप देखेंगे राइट नाउ, ये जो कंपनी है ये मेनली ऑटोमोटिव सेगमेंट में मेनली ट्रैक्टर्स वगैरह को काफी सप्लाई करती है और इसके अलावा इनके डोमेस्टिक में भी अच्छे क्लाइंट्स है राइट नाउ। मेरा ये व्यू है कि अगर आपको भारत गियर्स, अभी ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गियर मैन्युफैक्चर में कंपनी है और इसमें ये जो कवरेज है इसमें बेसिकली ये जो सेगमेंट जो यूज होता है बेसिकली ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स और असेंबली लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे बीच में न्यूज भी आया था कि कंपनी बोनस अनाउंस करेगी, बट मेरे को बोनस से उससे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं लगता है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी भी 9-10 टाइम पे ही है। व्यू यही है कि अगर आपको लेके रखा हुआ है तो आप बने रह सकते हैं। ये जो स्टॉक है मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये 220 से 230 रुपए तक के 200 रुपए तक के जो टारगेट्स बोल रहे हैं भी पॉसिबल है, बट इसका लार्जली आपको और आगे जाके इनको कमोडिटी का जो थोड़ा सा नीचे आएगा प्राइस,
तो उसका भी इनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट रिकमेंडेशन, लॉन्ग रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड रिकमेंड टू गो, तो थोड़ा सा बने रह सकते हैं और इसको आगे जाके आप 180 से 200 रुपए के बीच में प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल पे की जा सकती है। ठीक है, भारत गियर्स को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे। पुणे से सुभाष हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए आपको? नहीं, ये बिरला सॉफ्ट मैंने लिया था जी। एक्चुअली, वो विप्रो को बेच के मैंने वो लिया था। ओहो, अच्छा। तो अभी क्या करें उसमें? विप्रो बेच के बिरला सॉफ्ट, ये रणनीति थोड़ी सी सुभाष जी आपने क्यों बनाई थी? किसी की सलाह पे या फिर आपको कुछ अच्छा लग रहा था शेयर किसी रिसर्च के आधार पर? आ रहा था कि सेल विप्रो। ठीक है, क्योंकि बिरला सॉफ्ट वो स्टॉक है जिसमें हमने लगातार इस साल प्रेशर देखा है, और अगर हम पिछले महीने भर की ही बात करें तो 16-17% ये शेयर टूट गया है। अब लास्ट ईयर हमने देखा था कि 600 रुपये के आसपास तक गया था अभिषेक, अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें, और उसके बाद इस वक्त ये 1 साल के निचले स्तरों के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 284 रुपये का भाव है इस वक्त। 342 की खरीद है, विप्रो बेच के खरीदा है। आप ये बताइए कि बिरला सॉफ्ट, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स का मूड थोड़ा सा फिर से खराब हो रहा है, अगर टीसीएस के नतीजे के बाद टीसीएस जैसे फिसला है तो बाकी स्पेस में भी प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है। आप क्या लगता है आपको कि बिरला सॉफ्ट यहां से रिवर्सल कोई देगा या फिर दिक्कतें अभी और गहराएंगी इसमें? तो यहाँ पे व्यू यही है कि अगर आपको आईटी में रहना ही है राइट नाउ, और आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में कुछ ऐसा फंडामेंटली बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप टीसीएस में देखेंगे, कमेंट्री इतनी खराब नहीं थी, बट कमेंट्री खराब ही थी। आगे जाके ये देखिएगा कि आप टीसीएस में भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने मैनेजमेंट ने अपनी मार्जिन का जो आउटलुक है उसको थोड़ा वीक किया है, और यूएस वगैरह, यूके में और यूरोप में ऑब्वियसली अभी वेट एंड वॉच क्लाइंट्स देख रहे हैं राइट नाउ। व्यू यही है कि अगर आपको रहना ही है तो मेरा ये लेवल पे तो नहीं मैं रेकमेंड करूंगा एग्जिट का, बट ऊपर के लेवल पे आप बिरला सॉफ्ट से निकल जाएं, अनलेस इसमें कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता है। नहीं तो ये लेवल पे आई वुड अवॉइड बाइंग बिरला सॉफ्ट और मूव कीजिए आप इसमें आईटी सेक्टर में ही। मेरा ये कि आप टीसीएस या ये टीसीएस 2800-2900 में मिलता है, या इवन विप्रो, अगर आपको विप्रो, जो मेरा व्यू है कि 400 के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लार्ज कैप में बने रहिए, नहीं तो अभी मिड कैप स्टॉक्स में आईटी में अवॉइड व्यू बना के रखिए। ठीक है, तो लार्ज कैप आईटी में आपको बने रहने की राय मिल रही है। बिरला सॉफ्ट अभी थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर करना चाहिए, और काफ़ी समय से काउंटर गिरावट भी दिखा रहा है। पर आईटी दिग्गजों की बात करें तो टीसीएस ने अपने नतीजे घोषित किए, उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। पर अगली दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस अपने नतीजे 13 अक्टूबर को लेकर आएगी, उस पर तो रहेगी नज़र। पर इसके साथ साथ 13 अक्टूबर को कंपनी अपने बायबैक प्रपोजल पे जो निर्णय लेगी वो भी बताएगी, बायबैक पे विचार करेगी। पर क्या कुछ निकल सकता है बायबैक में, और पहले भी जो कंपनी ने बायबैक किया था किस तरीके का देखने को मिला था? ये पूरी एनालिसिस और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, इन्फोसिस जो है 13 अक्टूबर को आपके ऑफकोर्स आपके Q2 अर्निंग्स और बाईबैक इन दोनों पे विचार करने वाली है। अब देखा जाए तो जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी होती है वहाँ पे लगभग 85% जो प्रॉफिट की है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखेंगे। और इसके अलावा जो बाईबैक साइज़ का जो एस्टिमेशन है आप कह सकते हैं ब्रोकरेजेस का, वो लगभग 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के ऊपर है। अब याद रखिएगा कि जून तिमाही में जो है कंपनी के जो कैश लेवल्स देखा जाए तो लगभग 35,000 करोड़ के जो है कैश लेवल्स देखने मिले हैं, तो उस वहीं से जो है बायबैक देखने मिलेगा। और FY23 के लिए भी जो है जो डिविडेंड होती है पहले अंतरिम डिविडेंड, उस पर भी विचार करने वाली है। लेकिन अब बायबैक हिस्ट्री बता देते हैं, ये चौथा बायबैक होगा इन्फोसिस का। और बायबैक की हिस्ट्री हम बताते हैं तो लास्ट बायबैक जो था वो सितंबर को हुई थी 2021 में, और वहाँ पे बायबैक लगभग 9,200 करोड़ का बायबैक देखने मिला था। और जो शेयर की है बात, बायबैक प्राइस वो देख सकते हैं 1648 रुपीज़ प्रति शेयर का था, ये ओपन मार्केट द्वारा था। और सारे बायबैक्स अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो 18 से लेकर 25% का जो है प्रीमियम पे चल रहा है। अगस्त 2019 को भी हुई थी 8,260 करोड़ की बायबैक, और ये
जो पहले जो लास्ट 2 बाईबैक हुए हैं वो ओपन मार्केट के ज़रिए हुए थे और दिसंबर 2017 में जो है टेंडर रूट के हुई थी और बड़ी बाईबैक हुई थी ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए की। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है। और एक बात और बता देते हैं कि आपके लिए जो बाईबैक क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो ऊंचे भाव पे जो है कंपनियां शेयर्स वापस खरीदती हैं और इस ये जो होती है निवेशकों के लिए तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन होता है और इसके अलावा जो है उनको फ़ायदे भी मिलते हैं और ये होती है आपकी टैक्स की जो एफिशिएंसी है उसको लेके है। तो ऑफकोर्स जो है टैक्स में एडजस्टमेंट होती है और इसके कारण जो है एक बायबैक की एक अच्छी रिटर्न्स भी दिखे मिलती है। तो एक ऑफकोर्स आईटी कंपनीज़ में जहाँ पे कैश लेवल्स हैवी होते हैं तो वहाँ पे बायबैक्स कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस हिस्ट्री इन्फोसिस ने कब कब बायबैक किया, क्या उस बायबैक का साइज था, ये शरद ने पूरी जानकारी हमारे सामने रखी। पर अभिषेक एक बार आपसे समझेंगे। देखिए 13 अक्टूबर को ये निर्णय लिया जाएगा और साइज भी हमारे सामने आएगा। पर बात करें ये आईटी में जो पूरा ये ट्रेंड चलता है कि बायबैक करना है, टीसीएस भी अपना बायबैक करीब 4500 का लेकर आई थी। पर उसके बाद जो एक मोमेंटम पहले स्टॉक ने कैच किया था, आज तक वो प्राइस देखने को तो नहीं मिला है। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स आ गए उसके बाद। पर क्या इन्फोसिस से कुछ अच्छी उम्मीदें लगाई जाएं? क्या इस बार अच्छा बायबैक आ सकता है? और एज एन इन्वेस्टर क्या रणनीति होनी चाहिए इस न्यूज़ फ्लो के चलते? तो मैम व्यू यही है कि आईटी में आप लोकेशन थोड़ा कम ही रखिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आईटी में हमारा व्यू काफी टाइम से नेगेटिव है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास अगर अभी आईटी होल्डिंग है तो आप अभी बेच दीजिए, बट कोई भी अच्छी न्यूज आती है तो उसको थोड़ा आप 1500 या ऊपर के लेवल पे 15 में प्रॉफिट बुकिंग बना के रखिए। और लार्ज कैप्स में भी बहुत ही सिलेक्टिव आईटी बाइंग कीजिए। अगर रखना ही है आपको तो थोड़ा लोकेशन कीजिए। इन्फोसिस में अपना अगर आप देखेंगे राइट नाउ ऐसा नहीं है कि आप टीसीएस के साथ जो इश्यूज होंगे वो इन्फी के साथ नहीं होंगे। वो लार्जली इश्यूज सभी कंपनीज के साथ सेक्टर के साथ आज सेक्टर फेस कर रहा है। तो आपका मेरा ये व्यू है कि हो सकता है नंबर्स में आपको ये क्वार्टर थोड़ा मार्जिन ठीक मिल जाए, मार्केट से थोड़ा बेहतर मिल जाए तो उस कारण से स्टॉक में मूवमेंट आ जाए। बट ऊपर के लेवल पे मेरा यही व्यू है कि अगर आपके पास स्टॉक है राइट नाउ तो 1540 1550 व्हाटएवर लेवल यू सी राइट नाउ उस लेवल पे आप बेच के रखिए। आप नीचे में बिकॉज आईटी में अभी भी राइट नाउ मार्जिन्स जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है वो कम से कम नेक्स्ट 6 से 9 महीना और चलेगी और उसमें आपको स्टॉक्स में मोमेंटम मिलना बहुत ही यानी कि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरे सेगमेंट्स में मिल सकती है। तो वाई टू बाय समथिंग जहाँ पे एक रिलेटिवली यहाँ पे आप मेरे को नहीं लगता है कि कुछ ऐसा अर्निंग सरप्राइज ओवरऑल सेक्टर में ऐसा कुछ आएगा राइट नाउ। और आगे जाके मेरा तो यही व्यू है कि अगर आप जिस स्लो डाउन की बात कर रहे हैं अगर होता है या नहीं होता है बट इवेंचुअली देयर विल बी सम प्रेशर ऑन दिस थिंग राइट नाउ। तो ओनली स्टॉक जहाँ पे मेरे को अर्निंग विजिबिलिटी रिलेटिवली स्ट्रांग दिखती है विल बी टेक महिंद्रा जो मैं 930 और 940 लेवल पे बिकॉज 5G में वहाँ पे देयर कंपनी के पास काफी बड़ा पोर्टफोलियो और उसका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। बट वो भी मैं इस लेवल पे एंटर नहीं करूंगा। ओवरऑल आईटी सेक्टर पे व्यू हमारा नेगेटिव ही है और अब काफी लेवल तक बनेंगे। यही व्यू बना के रखने का एडवाइस देंगे। ठीक है, आईटी स्टॉक्स को लेकर व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। डिमांड को लेकर कंपनियां बता रही हैं थोड़ी सी चिंता है और आगे मार्जिन्स किस तरह के निकल के आते हैं उस पर हमारी नज़र तो ज़रूर रहेगी। लेकिन एट्रिशन वाली जो चिंता है अभी भी कंपनी को खाई जा रही है और जिस तरह से यूएस में महंगाई है कहीं ना कहीं डील विन को लेकर इसके अलावा डिमांड को लेकर जो कंसर्न्स है वो सेक्टर को परेशान कर रहे हैं। अनुराधा का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए इनके पास है अडानी पोर्ट्स की 525 शेयर 887 रुपये के भाव पर। इस पर आपसे जानना चाहेंगे कुणाल, आपसे राय। अडानी पोर्ट्स अगर हम महीने भर की बात करें तो स्टॉक देखिए करीब 12 से 14% नीचे आया है। 1000 रुपये के पास जाते हुए शेयर ठिठक गया, वहां से रिवर्सल हमने देखे हैं। अडानी पोर्ट्स खरीद 887 की है, 811 पर ट्रेड कर रहा है। इसके सपोर्ट्स कहां पे और यहां से आगे की चाल कैसी होगी अब? तो अभिषेक हमने ये पूरे ग्रुप में मैडनेस रैली देखी थी और इनफैक्ट ये रैली में एक ही चिंता होती है जैसे हमने एक प्रीवियस व्यूअर को सजेशन दिया था कि आप एक डिसाइड करके चलिए आपको कहाँ एग्जिट करना है। ये सब काउंटर्स में जब मोमेंटम बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आती है तो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें बहुत सारी बार देखने मिलती है।
तो अदानी पोर्ट इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर इट। अब इसके सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो रुझान शुरू हुई थी वो 12 अगस्त से करीब करीब शुरू हुई थी, और वो 780 790 का बॉटम बना के काउंटर ऊपर चला था, और अभी ये 4-5 दिनों पहले ही जो बॉटम बना चुका है वो 780 के लेवल पे ही बना हुआ है। तो आई थिंक 780 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर करके चलेंगे। ये काउंटर अगर यहीं कंसोलिडेट करता है तो हमारे व्यूअर्स को एडवाइस होगी कि 780 के स्टॉप लॉस से थोड़ी बहुत बाइंग भी कर सकते हैं। और काउंटर में से देखिए अगेन द ट्रेंड इज पॉजिटिव फॉर शॉर्ट टर्म, आई मीन नॉट द शॉर्ट टर्म, द मिड टर्म, बट इमीडिएट मोमेंटम शायद ना भी है। तो 780 के स्टॉप लॉस से थोड़ी खरीदारी करिए अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो, और इस काउंटर में बाउंस आने पे 900 पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट वसूली करिए, एंड देन कीप कैरिंग द पोजीशन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज दैट्स द ओनली एडवाइजेबल थिंग ऑन एंटायर ग्रुप एज एन अदानी एज सच। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अदानी पोर्ट्स पे राय। पर आगे बढ़ते हैं, अगली व्हाट्सएप क्वेरी राकेश जी की आई है, वो शामिल करेंगे। ये हिंडाल्को पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर्स हैं और जो इनकी बाइंग प्राइस है वो निकल कर आ रही है 416। हम देख पा रहे हैं कि थोड़े से जो मेटल काउंटर्स हैं वो हल्का सा रेजिलियंस ज़रूर दिखा रहे हैं, पर उतार चढ़ाव इनमें भी ग्लोबल न्यूज़ फ्लो के चलते जारी है। पर कुणाल, आपसे समझेंगे कैसे देख रहे हैं आप हिंडाल्को को? ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, पर ये जो एंट्री प्राइस है 416, क्या यहाँ से कुछ रिटर्न्स की उम्मीद करें इसमें? अगेन इस काउंटर को हम अगर 4-5 महीनों के पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो एक अगस्त से सितंबर के बीच में इस काउंटर में 415 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी थी, और ये सपोर्ट जब ब्रेक हुई काउंटर सीधा 360 तक गया। 360 से फिर से बाउंस लेके एज ऑफ नाउ ऊपर आया है, बट वही जो 415 का एक रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे रुका हुआ है। आप देखिए 3-4 दिन पहले काउंटर ने हाई किया था 414 का, फिर से थोड़ा नीचे आ गया। तो ये काउंटर एज ऑफ नाउ ये अपनी मोमेंटम बचाए रखा है, बट 415 के ऊपर इस काउंटर में बहुत ही अच्छी रुझान आ सकती है जो इसे शायद 450 तक भी ले जा सकती है, बट फॉर टाइम बिंग 415 का एक रेजिस्टेंस होगा। अब हमारे व्यूअर को एडवाइस होगी कि अगर वो कंटिन्यूस मार्केट पे वॉच रख सकते हैं तो इस एक उछाल में यहाँ पे एग्जिट कर दें, और 415 का जैसे ब्रेकआउट आता है वैसे ही पोजीशन फिर से क्रिएट करें, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये 415 का रेजिस्टेंस खुद आ पाएगा कि यहाँ से फिर से लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ इस काउंटर पे यही लेवल पे बने उतना जल्दी एग्जिट करने की सलाह है। 415 का ब्रेकआउट रखें, जैसे 415 का ब्रेकआउट आता है फिर से मोमेंटम कैप्चर करें और 460 तक की रैली एंजॉय कर सकते। ठीक है, हिंडाल्को को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राहुल दुबे का सवाल लेंगे। ये भी आया सोशल मीडिया के जरिए, इनके पास है ट्राइडेंट की 2200 शेयर 39 रुपए के भाव पर, और इस वक्त ट्राइडेंट का शेयर ट्रेड कर रहा है 37 रुपए के आसपास। थोड़ा सा नुकसान है, प्रति शेयर 2 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है राहुल को। आपका क्या व्यू होगा इस पर अभिषेक, ट्राइडेंट के स्टॉक पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप होगी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। हालांकि यूरोपियन नेशंस थोड़ी सी दिक्कतों से गुजर रहे थे, लेकिन ट्राइडेंट लास्ट ईयर का है तो आउट परफॉर्मर है, लगातार हमने बड़ी तेजी देखी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक थोड़े से कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया है। देखिए, अगर हम ट्राइडेंट की बात करें, एक डाइवर्सिफाइड प्ले है राइट नाउ। अगर आप देखेंगे इसको, आप पूरा देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी अभी भी रिलेटिवली आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक महंगा ही है। इसमें बीच में ऐसा आया था कि भाई यानी कि टेक्सटाइल के अलावा इनका पेपर डिवीजन भी है जहाँ पे इन्होंने पेपर का प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं और उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन था। और उससे पहले जो 2015-16 में अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो इसने जो वेल्सपन कॉर्प के साथ इश्यूज हुए, वेल्सपन इंडस्ट्रीज के साथ जो इशू हुए थे, उसका इनको टारगेट के साथ इनको बीच में ऐसा आया था कि इन्होंने क्लाइंट एक्वायर किया था और उसको इनका बेनिफिट मिला था। बट एट दिस लेवल मेरा यही व्यू है कि ऊपर के लेवल पे आप इसमें अभी भी अगर आपको यूएस रिकवरी या यूरोप रिकवरी के लिए खेलना है तो आई बी मोर यहाँ पे आप अभी भी आप एक्सपोर्ट्स का देखेंगे तो अभी भी प्रेशर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और अगले 3 से 6 महीना बना रहेगा। एक पॉजिटिव चीज जो हो सकती है आगे जाके, इनको थोड़ा सा मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये B2B प्लेयर है तो उसमें मार्जिन का इतना इम्पैक्ट आता नहीं है, बट इवेंचुअली दे विल मेक सम मनी आउट ऑफ थोड़ा सा अगर आपको आगे जाके दिखेगा तो उसमें मार्जिन का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन और पेपर सेगमेंट में हो सकता है कि ये क्वार्टर के बाद आगे जाके मार्जिन के प्रेशर दिखेंगे। तो व्यू यही है कि अगर आपको लेना ही है तो ये स्टॉक अवॉइड कीजिए, और नीचे के लेवल पे नंबर्स जब खराब आए तो वेल्सपन इंडस्ट्री
की तरफ मूव कर सकते हैं, विच इज अ मच स्ट्रॉन्गर और स्टेबल प्लेयर इन द सेगमेंट राइट नाउ। ठीक है, ट्राइडेंट को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब राजेंद्र गुप्ता का सवाल आया है दिल्ली से, इनके पास है व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। इनके पास है रेलटेल के 300 शेयर 107 रुपए के भाव पर। रेलवे स्टॉक्स हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हलचल में तो नहीं होते हैं कुणाल, अगर बात करें तो रेलटेल 107 की खरीदी 114 रुपए के आसपास का भाव है। आपको कोई बड़ी अपसाइड दिख रही है या फिर जो मुनाफा हो रहा है उसको लेकर निकल जाए? तो अभिषेक, ये काउंटर आप देखिए अगेन जनवरी 2022 से लेके अब तक एक रेंज में ही चल रहा है, और काउंटर का जो टॉप बनता है वो 116 से 120 के बीच बनता है, और काउंटर नीचे आके फिर से 90 की बॉटम बनाता है, और ये उसका दूसरा साइकिल चल रहा है जहाँ पे फिर से ये 116 के पास पहुंचा हुआ है। आज देखिए इसका भाव है 114 का। अगेन द सेम व्यू गोज टू दिस व्यूअर। अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं मार्केट में और प्राइस पे ध्यान रख सकते हैं, वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ इस काउंटर से एग्जिट करिए। दो मोमेंटम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस काउंटर ने 120 पे बहुत सारी बार रेजिस्टेंस देखा है, तो यहाँ पे एक बार एग्जिट कर दीजिए। काउंटर जैसे 120 क्रॉस करेगा हम डेफिनेटली इसमें बाइंग की सलाह देंगे, बिकॉज ये एक डाउन ट्रेंड में से काउंटर अप ट्रेंड में शुरू करेगा। तो 120 के स्टॉप लॉस से एज ऑफ नाउ एग्जिट कर दीजिए। जैसे क्रॉस होता है हम फिर से इसे रीएड करने का प्लान करेंगे। ठीक है, रेलटेल को लेकर ये भी, लेकिन Q2 के नतीजों के बाद टीसीएस का शेयर फोकस में है। नतीजे हर पैरामीटर पर अनुमान से बेहतर है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर थोड़े से कंसर्न जाहिर किए, और बाजार उसको चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। इस वक्त 2% की कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां से टीसीएस की राह कैसी होगी, आईटी इंडस्ट्री की तस्वीर कैसी होगी, मार्जिन का जो ट्रेंड होगा क्या वो अपवर्ड्स रहेगा, ऊपर जाएगा, हायरिंग का ट्रेंड क्या कह रहा है, एट्रिशन की जो चिंता थी कंपनियों के लिए, डील की जो चिंता थी उससे कितना उबर पाई है, और महंगाई कितना सता रही है बड़ी आईटी कंपनीज को, इस सभी मुद्दों पर हमने टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत की। आइए सुनते हैं। अब बात करते हैं टीसीएस के तिमाही नतीजों की। तिमाही नतीजे इंपॉर्टेंट हैं। पहले तिमाही नतीजे हैं, जो तिमाही नतीजे आने वाले हैं वो एक प्रकार का बेंचमार्क इंडिकेट करते हैं कि आईटी सेक्टर से हमें क्या रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं टीसीएस एक प्रकार का इंडिकेटर है कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। उनकी प्रीमियम पोजीशनिंग है तो उनको काफी ज्यादा पता लगता है कि प्रीमियम पोजीशनिंग के काफी ज्यादा ट्रेंड्स पता लगते हैं। और पिछले 4-5 महीनों से मार्केट में गहमा-गहमी चल रही थी कि आउटसोर्सिंग को क्या फर्क पड़ेगा, 2008 और 2000 के अंदर जो ट्रेंड्स थे क्या वो 2022 में दोबारा आएंगे, मैन पावर को लेकर के क्या कंसर्न्स है। इन्हीं सभी अटकलों को आज हम एक प्रकार से आंसर करते हैं, और मेरे साथ टीसीएस के सीएफओ और एचआर हेड मिलन जी और समीर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीना स्वदेश पे। मैं नंबर्स को अगर एनालाइज करूं तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपने कहीं भी लाल झंडी नहीं दिखाई है। मार्केट में एक प्रकार की कंसर्न्स है कि भाई जब भी ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम होती है तो अक्सर आईटी आउटसोर्सिंग पे असर होता है, मगर आपके तिमाही नतीजों से देखकर ऐसा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों है, इस बार डिफरेंट क्यों है? ओके, निकुंज, तो एक तरह से देखा जाए तो पहले मैं Q2 के नतीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारे नतीजे, हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रोथ अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आया है, और ये काफ़ी ब्रॉड बेस रहा है। सारे ही इंडस्ट्रीज और जोग्राफीज के अक्रॉस हमको मिड टीन्स के करीब मोस्टली ग्रोथ देखने में आ रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इज मोर पैंडेमिक के बाद सारी कंपनीज ने रियलाइज किया है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो उनको हेल्प करेंगी अगर उनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आगे इन्वेस्ट करके बिजनेस ग्रो करना है तो भी टेक्नोलॉजी एनेबलर है, और अगर उनको एजिलिटी और लीन ऑपरेशंस रन करने हैं, कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो भी टेक्नोलॉजी कम्स एज अ लीवर फॉर देम। सो इसको चलते हुए हमारे जो कस्टमर से भी इंटरेक्शंस होते हैं तो दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट, इसीलिए हमारा डिमांड एनवायरनमेंट जो है काफ़ी स्टेबल है, और उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी विल बी वन ऑफ द लास्ट एरियाज टू गेट इम्पैक्टेड इवन इफ अ रिसेशनरी सिनेरियो हैज टू कम इन।
ठीक है, तो टीसीएस के मैनेजमेंट से नतीजों पर बातचीत, आगे के आउटलुक पर भी हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमे ने खास चर्चा की है और ये पूरी चर्चा, पूरा इंटरव्यू आपको सुनाएंगे 1 बजे। मिस मत कीजिएगा अगर आपको आईटी सेक्टर को लेकर अपनी रणनीति बनानी है। मार्जिन के गाइडेंस पर टीसीएस कायम है, लेकिन Q3 में डिमांड एट्रिशन को लेकर किस तरह के संकेत हैं, ये सब कुछ आपको इस खास इंटरव्यू में 1 बजे आप मिस मत कीजिएगा, ET9 संदेश पर लेकर आएंगे। लेकिन बाजार की जरा बातचीत कर लेते हैं, बाजार पर वापस लौटते हैं। आज थोड़ी सी सुस्ती हम देख रहे हैं और आज लगातार तीसरा दिन है बाजार में कमजोरी का, लेकिन घंटे भर पहले के मुकाबले सिनेरियो में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। 17,150 पर निफ्टी है, करीब करीब 90 अंकों के आसपास की कमजोरी है। सेंसेक्स 300 के नीचे है और निफ्टी बैंक है 182 अंकों की गिरावट के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा बेयर्स के फेवर में है, लेकिन हम देख रहे हैं कंजम्पशन स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग आ रही है। लेकिन यहां से बाजार की चाल कैसी होगी, कौन से सेक्टर बाजार को लीड करेंगे, बताने के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, बताइए क्या कहते हैं बड़े एक्सपर्ट्स। बिल्कुल, देखिए 3 बड़ी वॉइसेस को हम यहाँ लेकर आएंगे, जिनके हमने इनपुट्स, जो इनके इनसाइट्स हैं वो हमने कोलैबोरेट किया अपने व्यूअर्स के लिए। पहले एस नरेन है ICICI प्रूडेंशियल AMC के, उन्हें IT, बैंक, फार्मा, लॉजिस्टिक और PIC हाउसिंग, ये कुछ स्पेसेस हैं जो उन्हें पसंद आते हैं, जिनका व्यू बुलिश है। हालांकि स्टेपल सेगमेंट पर वो बिकवाली की राय दे रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट राय जो है वो विकास खेमानी की है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत पसंद आता है और वो लंबे समय के लिए मैन्युफैक्चरिंग थीम रिकमेंड कर रहे हैं, यानी 5 से 7 साल आप रखें। और वो कहते हैं कि लगातार आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, आप लगातार कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर यहाँ पर हर महीने डालें। इंफ्रा सेक्टर भी उन्हें काफ़ी पसंद आता है। आपको याद होगा, इनफैक्ट अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पोजीशनिंग, अपनी जो पोजीशन है, स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो बढ़ाई भी है एक इंफ्रा कंपनी में। और कल हमारे साथ मैनेजमेंट भी थे। रामदेव अग्रवाल से भी जब हमने चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल, उनसे जब बात की, उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्हें फाइनेंशियल स्पेस काफ़ी पसंद आता है। हालांकि कंज्यूमर कंपनियों के वैल्यूएशन उन्हें महंगे लगते हैं, वहाँ थोड़ा सा वो अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने जो IT कंपनी के अर्निंग्स पर बात की, क्योंकि वेज इन्फ्लेशन जो हाइक बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा सरदर्द था, एक प्रॉब्लमैटिक कंसर्न था, वहाँ पर अब उन्हें लगता है कि वेज नॉर्मलाइजेशन, वेज हाइक जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है और अब अर्निंग्स पर इसका फिलहाल बड़ा असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 3 बड़ी वॉइसेस आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। 3 बड़े एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए, सेक्टर पर और स्टॉक्स पर भी व्यू आपके लिए। चलिए, शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।